जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पूर्व में पूछे गए प्रश्न पत्रों का कैसे उत्तर दिया जाएगा। आज गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। हम सन 2014 का प्रश्न पत्र तृतीय का व्याख्या कर रहे थे और उसमें लगभग 8 क्वेश्चन का हम लोगों ने व्याख्या देख लिया था। अब उसके आगे का क्वेश्चन देखा जाएगा। ये कह रहा है कि नगर पालिका, क्वेश्चन नंबर 9, नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत नगर पालिका की वित्तीय शक्तियां जांच और अंतिम आदेश तक रोक लग जाने उसकी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार कर सकती है। हाफिज अतौला अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 वॉल्यूम 2 UPLP पेज नंबर 889 के मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में जांच के क्षेत्र और शक्तियों के प्रयोग के ढंग के बारे में विवेचना कीजिए। देखिए, ये नगरपालिका अधिनियम की जो धारा 48 है उसमें धारा 48 की उपधारा 2 में 17 ग्राउंड दिए गए हैं कि किन किन आधारों पर राज्य सरकार जो है या तो किसी एक या एक से अधिक किसी भी आधार पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा सकती है उसके पद से। जो 17वां ग्राउंड है, ग्राउंड नंबर 17 जो है, उसमें ये बताया गया है कि अगर जो नगर पालिका के भूमि, भवन या किसी अन्य अचल संपत्ति पर कोई अतिक्रमण किया जाता है अध्यक्ष द्वारा या ऐसा करने में सहयोग प्रदान किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जाता है तो राज्य सरकार स्वतंत्र होगा कि उसको नोटिस दे करके, और उस नोटिस में एक समय निर्दिष्ट होगा कि उसको कारण बताओ नोटिस, और इस बात का होगा कि क्यों ना उसको पद से हटा दिया जाए। अब ये जो बातें कही गई हैं उसका प्रोविजो भी है। उसमें कह रहा है कि परंतु यह कि राज्य सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि आरोप निराधार नहीं है और अध्यक्ष प्रथम दृष्टया इस उपधारा में से किसी भी एक आधार पर दोषी है जिसके परिणाम स्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और इस उपधारा के अधीन कार्रवाई की गई है, वह नोटिस में कथित आरोपों को अंतर्विष्ट करते हुए उसके जारी किए जाने की तिथि से उसे वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के कृत्यों और कर्तव्यों के प्रयोग, निर्वहन और निष्पादन करने से तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कि उस उपधारा के अंतर्गत उसे जारी सूचना में उल्लिखित आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता है। और इस पद समापन के अवधि के दौरान अध्यक्ष के उन शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन तथा निष्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी के नामित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये बात उपधारा 2 के क्लास 17 में दिया गया है कि 17 के प्रोविजो में कि यदि किसी अध्यक्ष के विरुद्ध, जो नगर पालिका का अध्यक्ष है, किसी 17 आधार में से कोई एक आधार पे यदि उसको नोटिस दी गई है और नोटिस की जांच हो रही है तो उस जांच के दौरान उसके कर्तव्य, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वित्तीय हो, उसको सीज कर दिया जाएगा। और सीज ही नहीं किया जाएगा, साथ में उसके कार्यों का निर्वहन भी होगा जो कि जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा, यानी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या डिप्टी कलेक्टर के से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये रहा आपका प्रोविज़न जो धारा 48 की उपधारा 2 में दिए गए हैं। अब जो केस था हाफिज अतौला अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, उसमें क्या कहा गया, तो उसमें भी लगभग यही बातें कही गई हैं कि स्पष्ट आधार होना चाहिए। बिना आधार के मनमाना कोई राज्य सरकार किसी भी अध्यक्ष को हटाने के लिए इन प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं कर सकती है, न ही उनके पावर को सीज कर सकती है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया। तो ये कहा कि 48(2) में 2 बातें होंगी। पहला, जहां नगर पालिका के अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सीज नहीं की जाती हैं, और दूसरा, वहां ऐसी शक्तियां जहां जब्त कर ली जाती हैं। जहां 2 स्थितियां बनती हैं उनमें से क्या होगा।
तो निर्णय में कहा गया कि वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार केवल धारा 42(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी होने मात्र से स्पष्ट नहीं हो जाता है, जब तक कि धारा 48(2) में कथित अन्य शर्तें भी पूर्ण नहीं होती। यानी कि जो अन्य बातें कही गई हैं उसका आधार होना चाहिए, वाकई में इस तरीके का उनके द्वारा कृत्य किया गया होना चाहिए अध्यक्ष महोदय के द्वारा। दूसरा कह रहा है कि नगर पालिका अधिनियम के धारा 42(2) के अंतर्गत विधायिका की 2 प्रकार की कार्रवाइयों का आशय स्पष्ट है। पहला, जहां वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां समाप्त नहीं होती हैं, और दूसरा जहां वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं वह केवल तब होता है जब धारा 42(2) की शर्तें पूर्ण होती हैं। तो जो दूसरी बात है उसी का चर्चा इस केस में किया गया था। कहा गया आगे कि धारा 48(2) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग प्रत्येक मामलों में लागू नहीं होता है। यदि आरोप ऐसा है तो वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जब्त करने की अपेक्षा नहीं करता है, तब परंतु के अंतर्गत कार्रवाई करने के बिना केवल 48(2) के अंतर्गत कार्रवाई करने के सिवाय ही किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में कार्रवाई जारी रखी जानी चाहिए और सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद ही कोई अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उसके वित्तीय और प्रशासनिक जो राइट कर्तव्य हैं, उसके ड्यूटीज़ हैं, उसको सीज किया जाए। ये तब भी हो सकता है कि उसको नोटिस दे करके कारण बताओ कि नोटिस दिया जाए और उसकी सुनवाई करने के पश्चात इस तरीके का स्टेप उठाया जाए। पुनः कह रहा है इसका कि 48(2) के अंतर्गत वित्तीय प्रशासनिक शक्तियों को जब्त किए जाने के पूर्व निम्न शर्तें होनी चाहिए। अब शर्तों को कह रहा है क्या होना चाहिए, तो कह रहा है राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण विद्यमान होना चाहिए कि आरोप निराधार नहीं होना प्रतीत हो रहा है और अध्यक्ष धारा 48(2) में कथित आधारों में से किसी आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी रहा है। यह स्पष्ट होना चाहिए, तभी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा कह रहा है राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए जिसके साथ आरोपों का कथन भी संलग्न हो। और चौथा कह रहा है इसमें इसके बाद कि व्यक्ति को धारा 48(2) के अंतर्गत सुनवाई का अवसर जांच के प्रत्येक स्तर पर दिया जाना अनिवार्य नहीं है, किंतु उसे किस अवसर पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इस केस में हाफिज अताउल्ला अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सन 2011 का जो मामला था उसमें डिसीजन आया और यही लगभग बातें जो है आपके 48(2) के जो खंड 17 है उसका जो प्रोविजो है यही बात कह रहा है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को निर्देश के क्षेत्र और विस्तार का वर्णन कीजिए। देखिए ये धारा 162 जो है नगर पालिका अधिनियम का उससे रिलेट करके है और ये कह रहा है कि जब कोई कराधान है, जो धारा 160 में बातें कही गई हैं और उसके खिलाफ कोई अपील की गई है कराधान से संबंध में, तो अपील न्यायालय क्या कर सकता है। तो अपील न्यायालय एक कार्य वो भी कर सकता है कि उसको धारा 162 के तहत उच्च न्यायालय को निर्देश करने के लिए जो हम लोग CPC में रेफरेंस पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ भी कहा गया है कि वो चीज़ कर सकता है और वही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो CPC में दिया गया है। तो बेयर लैंग्वेज क्या है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि धारा 162 में कि यदि धारा 160 कराधान के संबंध में अपीलें के अधीन अपील की सुनवाई के दौरान किसी कर निर्धारण के प्रति दायित्व अथवा उसके सिद्धांत के बारे में प्रश्न उद्भूत होता है, मतलब दो बातों को कह रहा है, कराधान के संबंध में कोई उसके प्रति दायित्व की बात आ रही है या उसके सिद्धांत के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत हो जाता है, जिस पर अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी युक्त संदेह को ग्रहण करता है। मतलब उसको कन्फ्यूजन है, संदेह है कि इस पर जो हम लोग निर्देश के लिए पढ़े हैं कि इस पर या तो कोई अधिनियम विधिमान्य नहीं रह गया है, साइलेंट है, या इस पर कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर एक प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं किया गया, तो ऐसे मामले में निर्देश किया जा सकता है। उसमें भी एक सामान्य नियम है, एक मैंडेटरी है कि किस मामले में किया जा सकता है। तो अब यहाँ चूंकि यही बात कह रहा है कि संदेह ग्रहण करता है, तो वह या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर वाद के तथ्यों और उस बिंदु का विवरण तैयार कर सकेगा जिस पर संदेह किया जाता है और उस विवरण को उच्च न्यायालय के निश्चय हेतु उस बिंदु पर अपनी राय के साथ निर्दिष्ट कर सकेगा, मतलब निर्देश के लिए वो भेज देगा। अब उपधारा 2 इसका कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन निर्देश किए जाने पर वाद में पश्चातवर्ती कार्रवाई
जहाँ तक संभव हो सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 में अंतर्विष्ट उच्च न्यायालय के समस्त निर्देशों के संबंधित नियमों अथवा ऐसे नियमों के अनुरूप होगी जिसे उस संहिता के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया हो। तो ये सीधे सीधे इसके बाद कह दे रहा है कि जो प्रक्रिया होगा उस सीपीसी के तहत जो निर्देश के प्रति है, जो आदेश 46 में दिया गया है, उसी के तहत ये फॉलो किया जाएगा। तो यही है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा ये नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर बस 10 लाइन का है, इसको दिया जा सकता है। अब इसी धारा से ही संबंधित एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका 11 नंबर है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने के पूर्व किन अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा। तो जो धारा 160 में कराधान की बात आ रही है, कराधान से संबंधित जो अपील की बात हो रही है, उसमें ये कह रहा है कि 161 में कुछ अपेक्षाएं हैं जो पूरा की जाएंगी, जैसे कि वो एक प्रारूप में होगा, जो कुछ डिपॉजिट करना है उसको डिपॉजिट किया जाएगा, टाइम जो उसमें है 30 दिन का समय है, उस 30 दिन का लिमिटेशन का पूरा होना जरूरी, मतलब 30 दिन के पश्चात उसको अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। इन्हीं सब बातों को कहा गया है। तो उसको बेयर लैंग्वेज में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अब ये कह रहा है कि भवनों या भूमियों के या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर की दशा में धारा 143 की उपधारा 3 के अधीन अथवा धारा 147 की उपधारा 3 के अधीन पारित आदेश के अपील और किसी अन्य कर की दशा में निर्धारण के किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो। अब ये है, अब धारा 60 की बात हो गई। अब एक धारा 161 में बताया गया है कि उसकी अपेक्षाएं क्या हैं। तो अपेक्षाएं कह रहा है कि किसी भी अपील को तब तक नहीं सुना जाएगा या आधारित नहीं किया जाएगा जब तक कि भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर की दशा में अपील को आदेश की संसूचना की तारीख से के पश्चात अगले 30 दिनों के भीतर उसकी प्रति को प्राप्त करने के अपेक्षित समय को छोड़कर और अन्य किसी कर की दशा में निर्धारण की अथवा निर्धारण के परिवर्तन की नोटिस के प्राप्त होने के दिनांक के पश्चात अगले 30 दिन के भीतर अथवा यदि कोई नोटिस न दी गई हो तो निर्धारण अथवा निर्धारण के परिवर्तन के अधीन प्रथम मांग की तारीख के पश्चात अगले 30 दिन के भीतर न लाया गया हो। तो ये एक अपेक्षाएं हैं जो उसको पूरा करना है, यानी कि 30 दिन के भीतर ही उसको प्रस्तुत करना है अपील। दूसरा इसमें अपेक्षा क्या कर रहा है कि अपीलार्थी से दावाकृत धनराशि का उसके द्वारा नगर पालिका कार्यालय में निक्षेप न किया गया, मतलब उसको निक्षेप भी करना पड़ेगा। जो दावा जिसके विषय में दावा किया जा रहा है उस कर को निक्षेप किया जाएगा, उसके बाद ही अपील किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 को भी पूरा किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 ग के उपधारा 6 के अंतर्गत दाखिल निर्वाचन याचिका में विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किन आधारों पर पुनरीक्षण दाखिल किया जा सकता है। क्या निर्वाचन याचिका लंबित रहने के दौरान विहित अधिकारी के अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका पोषणीय है। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। देखिए ये जो धारा 12 का ग का जो 6 है, उपधारा 6 है, उसी में बात कहा गया है। उसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला ये है कि जो विहित प्राधिकारी है उसने अपने अधिकारिता का प्रयोग ऐसा किया है जो कि उसमें निहित ही नहीं, वेस्टेज ही नहीं है, उस अधिकारिता का प्रयोग किया है, या जो वेस्टेज है उस अधिकारिता का प्रयोग ही नहीं किया है, या कोई ऐसा अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कि अवैध रूप से किया है या सर्वान अनियमितता से कार्य किया है, तब उसका रिवीजन जो है दाखिल किया जा सकता है वो जिला न्यायाधीश के यहाँ। और उसी में जो धारा 12 के सी के जो धारा 6 है उसमें उसी में अपील के बाद जब बात कही जा रही है पुनरीक्षण की बात, तो उसी में कहा गया है कि जो पुनरीक्षण की बात है वो अंतर्वर्ती आदेशों पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से पुनरीक्षण के नियम पर लागू होते हैं। तो इसका आंसर इसी तरीके से दिया जा सकता है। अब हम लोग बेयर प्रोविजन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन जो 12C का 6 है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कह रहा है उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है।
दूसरा कह रहा है विहित प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग किया गया है जो प्रयोग करने में विफल रहा है जो उसमें निहित है। और सी कह रहा है कि विहित प्राधिकारी ने अपने अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सर्वान्न अनियमितता से कार्य किया है। तब अतः उपरोक्त आधारों में से किसी भी आधार पर व्यथित पक्ष जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सकता है। पुनः धारा 12C का क्लास 6 में प्रयुक्त शब्दावली विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से यह अर्थ निकलता है कि आदेश के अंतर्गत अंतर्वर्ती आदेश भी है, किंतु इसके लिए धारा 12C के आधारों की पूर्व संतुष्टि आवश्यक है। मतलब जो 3 ग्राउंड इसमें दिए गए हैं, अगर वो ग्राउंड उपस्थित हैं तो अंतर्वर्ती आदेशों पर भी यही नियम लागू होगा, उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास लाए जाने की क्या प्रक्रिया है। सुसंगत प्रावधानों एवं निर्णीत वाद यदि कोई हो की सहायता से विवेचना कीजिए। देखिए, लोकल लॉ से संबंधित हमने एकदम समग्र रूप से अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। उसमें जो संभावनाएं हैं क्वेश्चन बनने की या जो बने हैं पिछले समयों में, उसका हमने बिंदुवार चर्चा किया है। आप उसको जरूर देखिए, अन्य को भी शेयर करिए, बहुत आपको आनंदित महसूस करेंगे जब उसको आप देखेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। बेयर एक्ट के पढ़ने के पश्चात उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसमें जब हम लोग पंचायत राज अधिनियम की धारा 14 पढ़ते हैं तो 14 में एक प्रधान को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। उसमें कहा गया है कि कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संस्तुति होना चाहिए, और वह संस्तुति होने के पश्चात जो है गणपूर्ति जो है क्या नाम है कि जो भी है उसका 15 दिन के पश्चात का नोटिस होना चाहिए कि प्रधान को 15 दिन पश्चात का कोई बैठक होगा उसमें हटाया जाएगा, इस तरह की संस्तुति हो। और जो गणपूर्ति है वो 1/3 की गणपूर्ति होनी चाहिए उस बैठक का। और बैठक में उपस्थित या मतदान जो है या करने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें पूर्ण बहुमत से उसको हटाने का प्रस्ताव भी होना चाहिए, मैंने पारित होना चाहिए। और इसके लिए प्रायर ये बात कह रहा है कि उसमें जब भी कोई प्रधान की निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचन के पश्चात 2 वर्ष के भीतर यह नहीं लाया जाएगा किसी प्रकार का प्रस्ताव कि उसको हटाने से संबंधित। और यदि प्रस्ताव लाया जाता है 2 वर्ष के पश्चात और या तो गणपूर्ति के अभाव में या प्रस्ताव विफल हो जाता है बहुमत के अभाव में, तो फिर उसको 1 वर्ष के भीतर फिर नहीं लाया जाएगा प्रस्ताव प्रधान को हटाने के लिए, फिर वो 1 वर्ष के पश्चात ही लाया जाएगा। तो इस तरीके से ये इसकी प्रक्रिया है। इसको बेयर प्रोविज़न में देख लेते हैं और इसमें केस लॉ वगैरह है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाता है। धारा 14 कह रहा है कि 14 का उपधारा 1 कि ग्राम सभा की ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाए, ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकती है। अब ये कह रहा है कि 1A की धारा 11 में किसी बात के होते हुए उपधारा 1 के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों के 1/3 सदस्यों से होगा, क्योंकि वहाँ बैठक जो होगा वो गणपूर्ति 1/5 है। इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि इस पर्पस से अगर जो कोई गणपूर्ति की बात आएगी तो 1/3 होना चाहिए। दूसरा उपधारा इसका कह रहा है ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन के 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। तीसरा उपधारा कह रहा है कि यदि बैठक में गणपूर्ति के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार न किया जाए अथवा अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो जाए तो उसी प्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। उसके पश्चात कह रहा है कि इस धारा के उबंधों के अधीन रहते हुए प्रधान को हटाने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वह प्रक्रिया भी है जो बैठक में अनुशासित की जाए वही होगी जो नियत किया जाए। तो इस तरीके से तो बेयर प्रोविज़न है। अब केस देख लेते हैं। केस में कह रहा है पारसनाथ पांडे बनाम DPRO बलिया। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उसके विरुद्ध 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। एक बात हो गया। दूसरा राम बेटी बनाम DPRO राजस्व निर्णय संग्रह की बात कर रहा है। ये धारा 14 का उपबंध पूर्णतः संवैधानिक है तथा ग्राम पंचायत के सदस्य विशेष बहुमत से ग्राम प्रधान की उसके पद से हटा सकते हैं। तो इसकी संवैधानिकता को चुनौती दिया गया था इस केस में। अब पुनः जवाहरलाल बनाम स्टेट ऑफ UP 2008 का मामला है। उसमें क्या कहा गया था
कहा गया ग्राम प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए गांव सभा के सदस्यों की बैठक हुल्लड़ और हिंसा द्वारा बिगाड़ दी गई थी। बैठक के अध्यक्ष को घंटों परिरुद्ध किया गया था, पुलिस को बुलाना पड़ा था, लेकिन बैठक 10 बजे पूर्वाह्न से 7:30 बजे अपराह्न तक नहीं की जा सकी थी। अध्यक्ष को बैठक निरस्त करना पड़ा। बैठक को निरस्त करने वाला अपेक्षित आदेश को त्रुटि रहित ठहराया गया। तो इस तरीके से इन केसों में कहा गया। तो इसका हवाला देते हुए हम क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। एक बात और इसमें कही गई थी जो कि यहाँ नहीं लिखा गया है कि ऐसे मामलों में जहाँ ये सब परिस्थितियाँ विद्यमान हैं और बैठक असफल हो गया है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं निकाला जाएगा कि फिर अब इसके बाद 1 साल बाद ही वो प्रस्ताव आएगा, क्योंकि ये समस्या मानव निर्मित द्वारा क्रिएट किया गया है ना कि प्रक्रिया द्वारा है। तो उसको पुनः बैठक बुला करके और इनका जो है ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है, चूँकि यहाँ नहीं लिखा है। इस केस में ये भी कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 49 में अंतर्निहित अवरोध के क्षेत्र और विस्तार क्या हैं? क्या अवरोध कपट या दुरुपदेशन से प्राप्त कर लिए गए चकबंदी न्यायालय के निर्णय पर लागू होगा? और क्या ऐसे अवरोध की कोई कानूनी या विधिक अपवाद है? देखिए, ये क्वेश्चन है धारा 49 चकबंदी अधिनियम पर आधारित, और उसमें ये बात कहा गया है कि जब भी कोई उद्घोषणा हो जाता है 4(2) के तहत और जब तक धारा 52 के तहत समापन नहीं होता है, तो जो क्वेश्चन अराइज हो सकते थे अधिकार से संबंधित या विभाजन से संबंधित पक्षकारों के बीच में उस कटक के क्षेत्र में, और उसके अलावा ऐसे कोई विवाद जो कि चकबंदी अधिकारियों द्वारा निस्तारण किए जाने योग्य था या हो सकता था या होना चाहिए था, तो उस पर माल न्यायालय द्वारा या राजस्व न्यायालय द्वारा या सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का वाद ग्रहण नहीं किया जाएगा। जो भी निश्चय होगा उन्हीं के द्वारा होगा। अब इसमें प्रोविजो भी दिया गया है। प्रोविजो ये कह रहा है कि धारा 49 का कि तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि के संबंध में जो उस क्षेत्र में पड़ती हो जिसके लिए धारा 4(2) की अधीन सूचना जारी की गई है, खातेदारी का अधिकार प्रख्यापन निर्णय अथवा ऐसे खाते निर्णय चकबंदी कार्रवाई से उत्पन्न हो सकता था। तो अब इसमें वही बात कहा गया था, और न्यायालय प्रोविजो को हम लोग देख लेते हैं। किंतु प्रतिबंध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर इस अधिनियम के बंदों के अनुसार किसी गांव सभा को कब्जा दिया गया हो या दिया गया समझा जाए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू व्यवस्था अधिनियम की धारा 122(b) के अधीन कार्रवाई प्रारंभ करने से असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब कोई ग्राम सभा में कोई भूमि वेस्टेज हो या उसको डिक्लेयर कराया जाए 122(b) के द्वारा घोषणात्मक वाद लाया जाए कब्जा के आधार पर, तो उसके लिए कोई ये बात दाखिल करने से मना नहीं करता है। अब इसका अपवाद क्या है? एक तो 122(b) हो गया, और जो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन अवरोध से संबंधित कि अवरोध या कपट से संबंधित, तो इसमें मेवाराम बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला था 1983 का। उसमें उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन तैयार किए गए अधिकार अभिलेख में कोई प्रविष्टि कपटपूर्वक या मिथ्यापदेशन के आधार पर करा ली गई है, तो धारा 52 के अंतर्गत प्रकाशन के बाद ऐसे कपटपूर्ण प्रविष्टि को शुद्ध कराने हेतु सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद संस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार संस्थित किया गया वाद इस अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन बाधित नहीं होगी। यानी कि मेवाराम बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में यह बात कहा गया था कि चाहे कपटपूर्वक हो या मिथ्या दुष्प्रदर्शन के आधार पर कोई ऐसी प्रविष्टि कराई गई तो उसके मामले में दाखिल हो सकता है, नियमित वाद दाखिल करके सिविल न्यायालय में इसको संशोधित कराया जा सकता है धारा 52 के पश्चात भी। पुनः राम नारायण बनाम प्रभुदयाल के मामले में कहा गया था 1981 में, धोखा देकर कराई गई प्रविष्टि को चुनौती देने के लिए सक्षम न्यायालय में संस्थित किया गया नियमित वाद धारा 49 से बाधित नहीं होगा। अब इसके बाद से 2-3 और केस हैं। इसमें चकबंदी श्रीमती प्रेमवती और अन्य बनाम हरनाम सिंह का है, और राम आश्रय और अन्य बनाम राजस्व परिषद इलाहाबाद के मामले में भी यही बात कहा गया कि धोखे से कोई प्रविष्टि कराई गई है तो उसमें सिविल न्यायालय के यहाँ नियमित वाद दाखिल करने से कोई बार नहीं होता है। धारा 49 बाधित नहीं करती है। इसके अलावा जो कुछ बातें हैं अन्य अपवाद के रूप में, ये अन्य अपवाद में पैतृकता से संबंधित है
कि पैतृकता संबंधी वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत हो सकता है, धारा 49 बाधा नहीं होगी। उसके पश्चात करा उत्तराधिकार के आधार पर कोई दावा किया जा रहा है वो भी दाखिल हो सकता है। छठवां करा बेनामी समव्यवहार के संबंध में कोई दावा दाखिल किया जा सकता है। सातवां करा पट्टा का निरस्तीकरण से संबंधित कोई दावा सिविल न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। आठवां करा वृक्षों के मूल्यांकन संबंधी कोई है तो उसका भी दावा किया जा सकता है। और नौवां करा व्यक्ति की बेदखली संबंधी कोई वाद है तो उसमें भी सिविल न्यायालय में सूट दाखिल किया जा सकता है, इसके लिए बार नहीं करता है। तो इतने अपवाद हैं, इसके साथ इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कर चकबंदी कार्यवाही के दौरान लोक प्रयोजन के आरक्षित भूमि का बदलाव नहीं किया जा सकता सिवाय कुछ शर्तों और निर्णीत वादों के अधीन अनुमति होने पर। निर्णीत वादों की सहायता से विधिक स्थिति की विवेचना कीजिए। देखिए धारा 29C जो है चकबंदी अधिनियम, उसी पर ये आधारित है और उसमें ये कहा गया है कि जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जो भूमि ले ली गई है तो उसका कहाँ वेस्टेज होगा, तो सीधे सीधे कह रहा है कि यूपीजेडे एक्ट का जो धारा 117 है उसमें जो राज्य को या स्थानीय निकाय को जो समझा जाता है उस प्रकार से वेस्टेज हो जाएगा और उसी के अधीन कोई भी उपयोजन भी किया जाएगा। इसमें जो केस है लालजी बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तोताराम बनाम गांव सभा का मामला है। इसमें कहा गया कि जो चकबंदी अधिनियम की धारा 29C की उपधारा 1 में स्पष्ट विधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक परियोजनों के निमित्त दी गई भूमि का प्रयोग अंतिम चकबंदी योजना में निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा जब तक यह साबित न हो जाए कि किसी भूमि के प्रयोग के लिए अंतिम चकबंदी योजना में निर्दिष्ट किए गए प्रयोजन में उक्त भूमि को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जब तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात अंतिम चकबंदी योजना में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाने हेतु साबित करना आवश्यक है कि अंतिम चकबंदी योजना में निर्दिष्ट प्रयोजन असफल हो चुका है। मतलब इसका यही तात्पर्य हुआ कि इस केस में भी यही कहा गया था कि जब एक बार वेस्टेज हो गया सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित तो जो धारा 117 यूपीजेड एक्ट में है या इस चकबंदी के प्रयोजन के पर्पज से जो प्रयोग करने के लिए उसको संपत्ति को होल्ड किया गया है तो उसी का प्रयोग किया जाएगा जब तक ये साबित न कर दिया जाए कि इसका अन्य कोई प्रयोजन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम के किन प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ध्वस्तीकरण का आदेश दे सकता है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया विहित है। निर्णीत वाद यदि कोई हो तो सहायता से विवेचित करिए। देखिए ये धारा 27 पर आधारित है। यूपी अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट जो है उसकी धारा 27 में बताया गया है कि यदि कोई धारा 14 के उल्लंघन में या इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई निर्माण कार्य किया गया है या किया जा रहा है तो जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है उसको नोटिस दिया जाएगा कि 14 दिन से वो कम का नहीं होगा और 40 दिन से अधिक का नहीं होगा। मतलब 15 दिन से और 40 दिन के बीच का नोटिस होगा कि उस बीच में वो उस व्यक्ति द्वारा उसको ध्वस्त करा दिया जाए और यह नोटिस चेयरमैन द्वारा दिया जाएगा या चेयरमैन के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। और उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि उस जो निर्माण है या निर्माण कार्य चल रहा है उसको ध्वस्त कर दे। नहीं करता है तो चेयरमैन या उसके निमित्त जो प्राधिकारी हैं वो अपने खर्चों पर उसको ध्वस्त करेंगे और जो भी होगा उसका खर्चा उसको राजस्व की वसूली के तहत उसका वसूली किया जाएगा। एक बात और इसमें कहा गया कि यदि कोई इसके आदेश से व्यथित है तो 30 दिन के भीतर चेयरमैन के पास उसका अपील कर सकता है और जो अपील में जो बातें कही जाएंगी मतलब वो चेयरमैन द्वारा या तो खारिज कर दिया जाएगा या संशोधित किया जाएगा या कोई आदेश दिया जाएगा और उसी के आदेश के अनुसार उसको निष्पादित की जाएगी। और उपधारा 4 में कहा गया कि जो उपधारा 2 में आदेश दिया जाएगा वो अंतिम होगा, इसका कोई न्यायालय में फिर चुनौती नहीं दिया जाएगा। और उपधारा 5 में कह रहा है कि इस धारा के उपबंध तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में भवनों को गिराए जाने से संबंधित किसी अन्य उपबंध के अतिरिक्त होगा और उसके अल्पीकरण में नहीं होगा। मतलब कोई अन्य जगह पे कोई व्यवस्था दी गई है तो उसको ये अल्पीकरण नहीं कर रहा है और ये इसके अतिरिक्त ये प्राविधान की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग, आखिरी क्वेश्चन है इसका। ये कह रहा है कि किसी स्थान पर निर्माण को सील किया जा सकता है जब वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम को बंदों के अंतर्गत अनुमति के बगैर किया जाता है। इससे संबंधित क्या प्रावधान है और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग क्या ढंग है। देखिए ये भी धारा 28(1) जो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है उसी से संबंधित है।
उसमें कहा गया है कि कोई ऐसा धारा 27 या धारा 28 को बंदों को पे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 28A का प्रयोग किया जाएगा, या तो उप चेयरमैन द्वारा या उसके नामित उसके द्वारा किसी नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा। और ये इसके अतिरिक्त होगा, यानी कि जो धारा 27 में कहा गया है ध्वस्त करने वाला या जो सील्ड करने वाला वो बात कहा गया है, इसमें क्या बोलते हैं, उसको तोड़ने वाला या जो है रोक देने की शक्ति है 27 में और 28A में। मतलब एक जगह तो ध्वस्त करने की बात कही गई 27 में, और 28 में कहा गया है कि उसको रोक दिया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को जहाँ विकास कार्य किया जा रहा है उस व्यक्ति द्वारा। और 28A में कह रहा है कि उन धाराओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब या तो वो किया गया है या नहीं, मतलब उसके आदेश के देने के पूर्व या पश्चात कभी भी उस प्रॉपर्टी को सील्ड किया जा सकता है। और सील्ड कर देने के बाद वो तब तक सील्ड को नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उप चेयरमैन द्वारा इस प्रकार का या उसका जो अपील किया जा रहा है क्या बोलते हैं चेयरमैन द्वारा जो अपील करने पे 30 दिन का समय इसमें भी दिया गया है, अपील चेयरमैन के यहाँ होगा। तो इन्हीं दोनों के आधार पर जो आदेश किया जाएगा तभी वो सील्ड हटेगा, अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको सील्ड नहीं हटाया जाएगा। तो और ये भी कह रहा है कि इस धारा में के अधीन चेयरमैन का निर्णय अंतिम होगा, तो जो चेयरमैन होंगे उनका जो आदेश होगा वो अंतिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2014 का जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ये पूर्ण होता है। अब इसके बाद से 2016 का अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने जो बातें कही हैं मुझे विश्वास है कि आप लोग को जरूर समझ में आई होंगी। बेरक पढ़ लीजिएगा, केसला भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।